तो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 4 लाइफ प्रोसेस का। ऑलरेडी जैसे कि हम इससे पीछे वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हम और बात कर चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंक्शन के बारे में बात किए हैं। और उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात किया और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी हो चुका है। और हमारा ये 4th लेक्चर है जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ऑलरेडी कुछ चीज़ें अब पीछे लेक्चर मेरा आ चुका था, लेकिन उसमें किसी वीडियो लेंदी होने की वजह से हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, है ना। तो इसके बारे में कुछ पहले से ही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं अभी, इसमें माउथ के बारे में पढ़ चुके थे, ऑसोफेगस के बारे में पढ़ चुके थे, स्टमक के बारे में पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वैसे हम मोरल बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज पाया जाता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी जो ग्लैंड उसमें भाग लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं हमारे ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि माउथ है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड ग्लैंड जो है एसोसिएटेड ग्लैंड, यहाँ पे ग्लैंड होगा। हाँ, तो ग्लैंड में आ जाते हैं जैसे कि सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो इस सब चीजों का हम ऑलरेडी पीछे लेक्चर में हम देख चुके थे। हाँ, वैसे इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो पिछला वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 3 जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो द पाथ विच इज कवर्ड बाय द फूड आर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल उसे कहते हैं जो पाथ फूड के द्वारा ट्रेवल्ड होता है, उस पाथ को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जैसे कि फूड हम खाते हैं, तो फूड अगर हम खाएं तो यहाँ फूड यहाँ से इंटर किया हमारे बॉडी में, फिर ये ऑसोफेगस में गया, ऑसोफेगस में फूड पैक को बोलते हैं ऑसोफेगस, यहाँ से फिर फूड हमारे स्टमक में गया, ये जो स्टमक में पहुंचा, स्टमक के बाद फिर हमारा फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरीके से फूड रहेगा कुछ देर और करीब वहाँ डाइजेशन भी होता है। फिर उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड इस तरीके से होकर के एनस के थ्रू जो है बाहर हो जाता है फूड। तो ये जो पूरा टोटल पाथ जो चला यहाँ माउथ से लेकर के एनस तक का, इस पाथ को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, है ना। ये पीछे लेक्चर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो ये फूड के द्वारा पाथ कवर होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में 3 चीज होता है, टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है, फूड का फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है। टीथ के बारे में कुछ फैक्ट्स हम समझ लेते हैं। टीथ जो होता है हार्डेस्ट बोन कहा जाता है। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन जो होता है टीथ कहलाता है, जिसको एनिमल बोलते हैं, वो हम यहाँ आगे देखेंगे। वैसे टीथ इज अरेंज इन अपर एंड लोअर जॉ। टीथ जो होता है अपर एंड लोअर जॉ में अरेंज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसको अपर जॉ, लोअर वाला जो पोर्शन इसको लोअर जॉ बोलते हैं। ओके, तो हम यहाँ इसको इरेज कर देते हैं अभी। तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि टीथ जो होता है इसमें फंक्शन, इसका फंक्शन देख लेते हैं। कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग। टीथ का काम क्या होता है, कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग। यानी कटिंग में तो काटना, टीयरिंग में तो तीरना, और ग्राइंडिंग में तो पीसना। च्यूइंग भी बोल सकते हैं ग्राइंडिंग को, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए टीथ का एक नॉर्मल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये टीथ का, तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर में ऊपर में दिया गया है, ऊपर वाले को बोलते हैं क्राउन, CROWN, क्राउन। इस वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन दिया गया है उसको बोलते हैं नेक, और ये नीचे वाले जो पोर्शन है उसको बोलते हैं रूट। तो ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है इसी को एनिमल बोलते हैं, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है। उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको पल्प कैविटी बोलते हैं। यहाँ तक जो होता है ना ब्लड, कभी कभी जो हमारे दांत से खून निकलने लग जाता है, तो ये वाले पोर्शन तक जब किस तरीके बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो वो खून निकलता है, या किसी तरीके चोट लगने की वजह से, है ना। बल्कि ये ऊपर का जो पार्ट्स होता है नॉलविंग होता है, यानी ये क्या होता है, ये पार्ट्स जो होता है, इस वाले पार्ट्स पर चोट लगने वगैरह से खून नहीं गिरता, यानी ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसी से हम जो है चबाने का काम करता है, इसी को सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहा जाता है, ऊपर वाले पार्ट्स को, है ना। ये जो डेंटाइन वाला जो पार्ट्स दिया गया, यहाँ पर आते हैं नस, यानी कैपिलरीज की वाल आते हैं, कैपिलरीज आती है जो कि ब्लड को लेके आती है अपने साथ। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी मतलब जब किसी तरीके से चोट लगने की वजह से जब ये डैमेज ऊपर वाला पार्ट्स हो जाता है और अंदर तक का जो पार्ट्स डैमेज हो जाता है,
तब वहां से क्या करते हैं, यहाँ तक अगर पार्ट्स एक्यूमुलेट, हम उसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, सॉरी, एक मिनट, आई थिंक समथिंग, हाँ, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सबसे हार्ड पार्ट कराता है ना। अगर इस वाले पार्ट में चोट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो झड़ जाता है, फिर सिर्फ वही है। अगर किस तरीके से बैक्टीरिया या फंगल इंफेक्शन यहाँ तक अगर ये क्या कर देता है, खा जाता है, यानी कैविटी बना देता है दांत को, तो फिर ब्लड निकलता है वहां से। ये पल्प कैविटी कहलाता है, ये जम्स कहलाता है ना, गम्स जिसको बोलते हैं, सॉरी गम्स बोलते हैं। रूट कैनल यहाँ पे दिया हुआ, आप तो ये देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ जो है कैपिलरीज की वाल होती है, जो इससे होकर के ब्लड को गुजारती है ना। यहाँ से कुछ डाइजेशन भी होता है, तो यहाँ से जो है यही से डाइजेस्ट होकर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। जैसे कि कुछ 30% कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब नेक्स्ट देखा जाए तो 30% कार्बोहाइड्रेट जो होता है यहाँ से डाइजेस्ट होता है, तो वो इसी ब्लड में मिक्स हो जाता है, और उसके ब्लड में मिक्स होने के बाद फिर हमारा बॉडी उसको कैरी कर लेता है ना, ब्लड कैरी कर लेता है उसको। अब देखिए टोटल जो अगर हम बात करें माउथ के अंदर, जो टोटल 4 टाइप का टीथ होता है प्रेजेंट इन आवर माउथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 तरह का टीथ होता है। जिसमें पहला बोला गया यहाँ पर इंसीजर, इंसीजर होता है फ्रंट में, इंसीजर के बाद हो गया कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलर, फिर मोलर। उसी तरीके इस तरफ भी होगा, इंसीजर के बाद कैनाइन, प्रीमोलर, फिर मोलर, है ना। चलिए आगे हम इसे देखेंगे। टीथ के फैक्ट्स में जैसे देखते हैं कि यहाँ डेंटल कैरीज दिया गया है। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी होल इन द टूथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड डेंटल कैरीज या टूथ डिके। देखिए टूथ डिके या डेंटल कैरीज क्या होता है, जैसे दांत है, ये दांत में क्या होता है कि यहाँ पर किस तरीके इन्फेक्शन होने के बाद से इस तरीके से कैविटी बन जाता है, यहाँ पर इस तरीके से ये गड्ढा जो बन जाता है, इसी कैविटी को, इसी गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैविटी बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं, ठीक है। अब डेंटल प्लेग के क्या होता है, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर हम टीथ को साफ नहीं करते रेगुलर, तो दे बिकम द कवर्ड विथ अ येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड डेंटल प्लैक। डेंटल प्लैक क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ पीला जैसा लेयर जम जाता है, येलोइश लेयर। अगर सुबह सवेरे सवेरे मॉर्निंग में अगर हम दांत को क्लीन नहीं करते तो, ठीक है, ब्रश से या दांतमंद से अगर हम क्लीन नहीं करते हैं, तो ये पीला जैसा लेयर जम जाता है, येलोइश लेयर, उसी लेयर को हम लोग बोलते हैं डेंटल प्लैक। ओके, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से और फूड पार्टिकल के बीच में कॉम्बिनेशन की वजह से, है ना। अब मिल्क टीथ जो होता है उसके बारे में समझते हैं और परमानेंट टीथ के बारे में समझते हैं। देखिए टीथ 2 तरीके का होता है, अभी तो वैसे हम टोटली 4 टाइप्स का टीथ बोले, लेकिन बचपन में जो दांत होता है, छोटे उम्र में 6 महीने से 8 महीने के बीच में करीब दांत जमना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद करीब 1.5 साल 2 साल तक होते होते पूरा दांत निकल जाता है अच्छे से। तो ये जो उम्र में जो दांत निकलती है, तो इसको मिल्क टीथ बोलते हैं, है ना। ये टेम्पोररी टीथ होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसका फिर टूट जाता है। नॉर्मली 12-13 साल तक की उम्र में पूरा दांत ये झड़ जाता है। तो ये दांत जो झड़ता है ना, तो उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, मतलब परमानेंट टीथ नहीं होता, ये टेम्पोररी टीथ होता है। इसमें इंसीजर जो होता है, इंसीजर इसमें बताया गया, यहाँ पर 2 बताया गया है, कनाइन 1 बताया गया है, मोलर 2 बताया गया, यानी इसमें प्री मोलर नहीं होता। अगर पूछा जाए कि मिल्क टीथ में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, यानी कौन सा टीथ एब्सेंट होता था, प्री मोलर। अब यहाँ पे क्या टोटल इंसीजर 2 ही होता है, नहीं, ये टोटल इंसीजर 2 नहीं होता, बल्कि इसके एक ज्योमेट्री, सपोज कि ये हमारा दांत है, इसको हम बीच से यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद इधर का पोर्शन हो गया, इधर की पोर्शन की बात बोली, यहाँ पर इधर वाले पोर्शन में 1 होता है इंसीजर, है ना, यहाँ लिखा हुआ है इंसीजर 1 होता है। या कनाइन फिर कितना होता है, 1, सॉरी इंसीजर 2 होता है, यहाँ पर इस तरफ वाले में इंसीजर 2 होता है। दूसरा कनाइन कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद फिर मोलर कितना होता है, 2, मोलर 2 यहाँ। तो कहने का मतलब इस तरफ जो टोटल जो दांत होगी 2 और 2 4 1 5, यानी 5 दांत इधर, 5 इधर, फिर 5 इधर और 5 इधर, यानी ऊपर वाले दांत में टोटल इधर और इधर दोनों तरफ का लेफ्ट और राइट का मिलाकर के अगर देखा जाए ऊपर वाले दांत,
तो ऊपर में 10 हुआ, नीचे में 10 हुआ, तो टोटल हो गया 20। यहाँ देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये ऊपर 212 का मतलब हो गया इस तरफ वाला ऊपर वाला पोर्शन, नीचे का 212 का मतलब हो गया इस तरफ का 2 पोर्शन। अब ये उस तरफ भी सेम होगा, फिर इस तरफ भी सेम होगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया ऊपर नीचे दोनों, तो ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 20 हो जाएगा। परमानेंट टीथ उसको बोलते हैं जब 12-13 साल की उम्र के बाद जब दांत झड़ जाता है तो उसका नया दांत जमता है, उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। अब वो झड़ता है तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है, मतलब लास्ट स्टेज में वो दांत झड़ता है। एक्चुअली नॉर्मल 60 तक की उम्र तक नॉर्मल रहता है ये दांत। तो क्या बताया गया यहाँ पे, इंसीजर जो होता है टोटल 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है। वहां पे प्रीमोलर नहीं था, इसमें देखिए प्रीमोलर नहीं है, ऐसे प्रीमोलर है 2 और मोलर 3। मतलब इस तरफ एक जो दांत है, इस तरफ वाले की बात बोलिए, 1 मिनट हम बता दे रहे थोड़ा सा। देखिए इस तरफ जो दांत है टोटल, इस तरफ के दांत की बात यहाँ पर सिर्फ बताया गया, जैसे कि ऊपर हम देखे थे ये सब जो बताया गया, ये 2 बताया गया, इस तरफ बताया गया। फिर कैनाइन भी 1 होगा यहाँ पर, प्रीमोलर 2 होगा, मोलर 3 होगा इस तरफ, है ना। उस तरीके टोटल जोड़ा जाए तो 2 और 1 3 और 3 और 2, 3 2 5 और 5 और 3 8, तो टोटल 8 इस तरफ हुआ, 8 इस तरफ हुआ। ये देख लीजिए ऊपर वाले को यहाँ लिखा गया, नीचे वाले को इधर लिखा गया। अब जितना इस तरफ होगा उतना इस तरफ भी और इस तरफ भी होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया इसको, तो टोटल 32 हो गया। नेक्स्ट समझते हैं अब आगे। हमारा कंसेप्ट है नेक्स्ट, सेकंड कंसेप्ट है टंग। टंग के बारे में हम लोग समझते हैं। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है विच सेंस द टेस्ट ऑफ फूड, फूड को टेस्ट करता है। ये हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये खट्टा चीज को यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, है ना, सॉल्टी चीज को यहाँ से, और बीटर चीज को यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया कि सलाइवा, सलाइवा क्या होता है। सलाइवा थर्ड हमारा पॉइंट है, ये सब माउथ के अंदर की हम बात कर रहे हैं। सलाइवा इज प्रोड्यूस इन आवर माउथ विच हेल्प इन द स्वेट वेट ऑफ फूड एंड वेटेड फूड कैन बी सॉल्यूड मोर इजिली। तो ये सलाइवा क्या करता है, फूड जैसे हमारे माउथ में हम इंटर करते हैं, रखते हैं, इंजेस्ट करते हैं, जब फूड जब लेते हैं तो उस दौरान फूड को मिक्स करता है, मतलब सलाइवा के साथ, यानी सलाइवा मिक्स कर देता है, मिक्स हो जाता है फूड के साथ, जिसकी वजह से हमको निगलने में आसानी होती है। अगर सलाइवा नहीं मिक्स होगा, सलाइवा अगर रिलीज नहीं होगा फूड में, और तो क्या होगा, हमको निगलने में आसानी नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा निगलने में फूड को, ठीक है। तो सलाइवा हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन बाय द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। जैसे कि हमें बताया है कि 30% कार्बोहाइड्रेट, यहाँ बताए थे ऊपर में, आई थिंक यहाँ नहीं, यहाँ बताया हम 30% कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ में ही। तो माउथ में जो 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, सॉरी किसी तरीके टेक्निकल इशू की वजह से रुक गया था। तो चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, कह रहे थे कि 1 मिनट, कह रहे थे कि सलाइवा जो होता है हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन में, केमिकल डाइजेशन कॉल्ड सलाइवरी माइलेज। केमिकल डाइजेशन जो होता है हमारा माउथ में सलाइवा के द्वारा होता है, और सलाइवा में जो केमिकल डाइजेशन जो कर पाता है सलाइवा, उसके पीछे की वजह है सलेवरी एमाइलेज, यानी एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवा में जिसको बोलते हैं हम लोग सलेवरी एमाइलेज, जो कि हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट, सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय द 3 ग्लैंड। सलाइवा 3 ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो 3 ग्लैंड से होकर के सलाइवा रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद फिर सलाइवा जो है हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड दिया गया है यहाँ, उसके बाद फिर दिया सबलिंगुअल ग्लैंड के बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है टोटली जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे पहले दिया गया यहाँ पर जो माउथ से होकर के आया फूड, उसके बाद फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स मतलब, फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है जहां पर साइड वेयर द फूड पाइप एंड विंड पाइप बोथ सेम कॉमन पार्ट, यानी फूड यहाँ से हवा आता है, यानी एयर,
और यहाँ से आता है फूड। ये दोनों एक जगह पे आकर के कॉमन पाथ बन जाता है दोनों के लिए, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। और यहाँ से फिर एयर वाला पाइप बन जाता है, ये जिस तरफ आ जाता है आगे की तरफ फ्रंट में, और इससे बैकवर्ड में आ जाता है फिर हमारे पास ये विंड पाइप इस तरफ आ गया, एयर आता है इसमें, और ये आ जाता है ऑसोफेगस। ये ऑसोफेगस को OESO होगा, ऑसोफेगस, यानी ये यहाँ से आ जाता है फिर हमारे पास फूड पाइप इस तरफ, ये पूरा फूड पाइप आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यानी फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है, तो यहाँ पर सब याद रखिएगा, जहां पर फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है जहां पर फूड एंड एयर दोनों आपस में कंबाइन होता है, जुड़ता है आकर के। नेक्स्ट हम समझते हैं अब एलिमेंट्री कैनाल में सेकंड पॉइंट हमारा आगे, पहला हमारा माउथ था, माउथ के बाद ऑसोफेगस। ऑसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब जैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट लीड्स फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक, ये फेरिंग्स से स्टमक तक लेके जाता है फूड को। ये देख सकते हैं अब यहाँ स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ से फूड पाइप स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक जो लेके जा रहा है फूड पाइप, यहाँ तक, ये फेरिंग्स वाली जगह से स्टमक वाली जगह तक लेके जाता है फूड पाइप, फूड को। इसको हम ऑसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इट लीड्स टू द फूड फ्रॉम स्टमक। नेक्स्ट यहाँ बता दिया, द मूवमेंट ऑफ फूड इन ऑसोफेगस कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड जो है मूव करता है फूड पाइप के द्वारा, फूड पाइप में जो फूड मूव करता है तो उसमें एक स्पेशल तरीके मूवमेंट के जरिए फूड मूव करता है इस तरीके से, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जहां पर फूड रहता है वहां पर फूल जाता है इस तरीके से, है ना, यहाँ पर फूला हुआ, जहां पर फूड रहेगा वहां पर फूल जाता है, तो और जहां पर फूड नहीं है तो वहां पर नॉर्मल होता है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इस तरीके मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। फूड पाइप के अंदर किस तरह का डाइजेशन नहीं होता, फूड पाइप के अंदर किस तरह का डाइजेशन नहीं होता है। बोलस, अब बोलस क्या होता है, एक टर्म हमारे पास छोटा सा समझ लेते हैं। फूड दैट मिक्स विद द सलाइवा, फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जब माउथ में होता है तो सलाइवा बताया ना रिलीज होता है जूस, वो जूस का नाम है सलाइवा, और सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है सलेवरी एमाइलेज, जो कि केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। तो फूड क्या करता है, फूड जब सलाइवा के साथ मूव होता है, सॉरी मिक्स होता है, तो मिक्स होने के बाद उस फूड को हम बोलस कहते हैं। और काइम किसको बोलते हैं, फूड जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाने के बाद बहुत तरह का गैस्ट्रिक जूस होता है, उससे जब मिलता है फूड जाके तो उसको हम काइम बोलते हैं इस फूड को। यानी जब माउथ में रहेगा फूड तो उसको बोलस कहेंगे, जब स्टमक में जाएगा फूड तो उसको काइम कहेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है, स्टमक क्या होता है, स्टमक ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप ऑर्गन होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। वन मिनट, जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट स्टोर फूड इन 3 to 4 आवर, टेक रोल इन डाइजेशन, ये 3 से 4 घंटे तक फूड को स्टोर करता है और डाइजेशन करता है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक का वाल होता है ना वहां से अलग तरीके का जूस रिलीज होता है, उस जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। वहां के वाल से, यानी जो स्टमक होता है पेट, उसके वाल से अलग अलग तरीके का जूस निकलता है, ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ये 3 जूस रिलीज होता है वहां से, याद रखना आपको। कौन कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक जूस इन एसिडिक इन नेचर, इज एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो फूड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। इन द एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम होगा फूड तब द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड इनटू एमाइनो एसिड्स। समझिए ध्यान से, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा फूड में, सॉरी स्टमक में, तो फूड को वो एसिडिक बना देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब एंजाइम पेप्सिन जो है, यानी ये पेप्सिन सेकंड नंबर में जो पढ़ा है, एंजाइम पेप्सिन वो एक्टिव हो पाएगा, तब वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और वो एमाइनो एसिड बना देगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करके। यानी अगर एंजाइम पेप्सिन को अगर प्रोटीन का डाइजेशन करना होगा तो पहले फूड को एसिडिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब म्यूकस का काम समझ लेते हैं। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, वो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड होता है, जिसकी वजह से
हमारे स्टमक को जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो स्टमक की वाल को बचाने के लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है, यानी प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से म्यूकस। ठीक है, तो तीनों बार समझ में आ गया हमको। ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है, फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा फूड को, सॉरी स्टमक को। ओके, नेक्स्ट अनदर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम बताया गया यहाँ पर कि बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। जो फूड के साथ हम जो फूड खाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा भी डर्टी फूड हो जाता है ना, जिसमें बैक्टीरिया से प्रेजेंट होता है, तो उस बैक्टीरिया को किल करता है वो। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है, यानी किल करता है वो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड थर्ड हमारे पास जो ऑर्गन है, थर्ड, एक मिनट, अभी हमने जो पढ़ा था उसमें हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास प्रेजेंट था। सबसे पहला था हमारे पास माउथ, यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पर माउथ था पहला, दूसरा था ऑसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीन को के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, चौथा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फूड कम इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय स्फिंक्टर। फूड कम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय स्फिंक्टर मसल्स फ्रॉम स्टमक। देखिए, फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आ पाता है वहां पे स्फिंक्टर के थ्रू। सॉरी, किस तरह का टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए सॉरी इसके लिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है वो स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा आता है, अभी हमने बात की है जैसे कि। अब स्फिंक्टर मसल क्या होता है, स्पेशल तरीके का एक मसल होता है जो क्या करता है कि फूड को बैक फ्लो होने से रोकता है। एक मिनट, बैक फ्लो का मतलब जैसे कि सपोज कि फूड हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के फिर दोबारा स्टमक में तो जा सकते हैं, बैक फ्लो हो सकते हैं। तो बैक फ्लो से रोकने के लिए हमारे पास स्पेशल तरह का मसल्स होता है, उसी को हम स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है, जो कि 6.5 मीटर अप्रॉक्स लॉन्ग होता है। 7 के राउंड मान सकते हैं, 7 मीटर करीब लॉन्ग होता है ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 7 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड का जो होता है सिक्रेशन रिलीज होता है, जैसे कि लीवर एंड पेनक्रियाज। समझिए ध्यान से, लीवर से एक स्पेशल तरह का जूस आता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। और पेनक्रियाज से एक जूस आता है जिसको पेनक्रेटिक जूस बोलते हैं। ये दोनों जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। अब जैसे कि यहाँ पर लीवर में से जो आता है बाइल जूस, वो ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लीवर में बनता है, विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और ये जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, यानी बनता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल एक अल्कलाइन मीडियम में होता है, यानी अल्कलाइन होता है उसका नेचर, एंड कंटेन सॉल्ट। अल्कलाइन जब भी होता है तो उसमें सॉल्ट होगा, विच हेल्प टू ब्रेक फैट्स। यानी बाइल जूस किस चीज को डाइजेस्ट करता है, तो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो फैट का डाइजेशन किसने किया, बाइल जूस ने। और पैप्सिन का काम क्या काम होता है, अभी हम ऊपर बताए थे, अब बता सकते हैं पैप्सिन का क्या काम होता है। पैप्सिन का काम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया यहाँ पर फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन जो होगा, क्या वो मिक्स द एसिडिक फॉर्म इनटू द अल्कलाइन। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि फूड हमारा एसिडिक फॉर्म बन गया था जब हम स्टमक में था हमारा फूड। ठीक है, अब फूड जब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बाइल जूस को क्या कर देगा, अल्कलाइन मीडियम दे देगा, सो दैट द पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट
अब पेनक्रियाटिक एंजाइम यानी पेनक्रियाज भी तो अपना एंजाइम छोड़ता है, तो पेनक्रियाज जो अपना एंजाइम छोड़ता है उसको पेनक्रियाटिक एंजाइम बोलते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम को काम करने के लिए उस फूड का अल्कलाइन मीडियम में आना जरूरी है। तो क्या करता है कि यहाँ पर मिक्स बाइल जूस का जो फंक्शन होता है, तो मिक्स द एसिडिक फॉर्म इनटू द अल्कलाइन सो दैट द पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट। नेक्स्ट क्या बताया गया यहाँ पर, बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट इनटू फैटी एसिड। अच्छा, फैट को हमने बताया कि डाइजेस्ट करता है, तो फैट को डाइजेस्ट करके क्या करता है बाइल जूस, फैटी एसिड में बदल देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइल जूस का दो काम है। क्या काम है? पहला यह है कि एसिडिक मीडियम में जो फूड होता है उसको अल्कलाइन मीडियम मिलाता है कि ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। पेनक्रियाज से जो एंजाइम होता है उसको पेनक्रियाटिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये वहां पेनक्रियाज से जो जूस आता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर बाइल जूस दूसरा काम क्या करता है कि वो फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में बना देता है, कन्वर्ट कर देता है। पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। अब पेनक्रियाटिक जूस में अलग अलग तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया अमाइलेज, ट्राइपेज एंड लाइपेज। अब हायर क्लास में वैसे इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ फंक्शन दिया गया है। एमाइलेज क्या करता है, ब्रेक करता है स्टार्च को। ट्राइप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। एंड लाइपेज क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। यानी पूरी तरीके देख रहे हैं यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है कि स्टार्च बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, एक तरीके देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो रहा है यहाँ पर। और उसका ट्राइप्सिन देखो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया। और लाइपेज क्या करता है, फैट को भी, बाकी बचा हुआ जो फैट है वो उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी बाइल जूस तो डाइजेस्ट किया ही, उसके अलावा फैट भी डाइजेस्ट करता है इसको, यानी फैट को भी डाइजेस्ट करता है। यानी लाइपेज भी क्या करता है कि फैट को डाइजेस्ट करता है यहाँ पर, है ना। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन अ सेक्रेटरी ग्लैंड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका खुद का भी बहुत सारा ग्लैंड होता है जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। अब सपोज कर हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसके पास भी खुद का तो यहाँ पर ग्लैंड होगा, उसका ग्लैंड जो होगा तो वो भी जूस रिलीज करेगा, वो भी डाइजेशन में फिर हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का जो रिजल्ट क्या होगा। अब देखो, प्रोटीन जो होगा ब्रेक डाउन होकर के अमाइनो एसिड में बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होगा डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाएगा। फैट जो होगा डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड में बदल जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में बदल जाएगा। ऑल ऑफ द एबव केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड अकर ड्यू टू द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ये जितना भी मतलब डाइजेशन अभी हम देख रहे हैं, ये तीनों तरीका डाइजेशन कि प्रोटीन जो होगा ये किस में बदल जा रहा है, अमाइनो एसिड में बदल जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जा रहा है। फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में बदल जा रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइम की वजह से। अगर एंजाइम नहीं होगा तो सारा चीज नहीं हो पाएगा। तो एंजाइम के बारे में आपको समझ में आएगा एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेशन भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट समझिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया वे अब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा। यानी एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहली बात तो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दूसरा एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ज्यादातर फूड वहीं पे अब्जॉर्ब हो जाता है। इज द मेन रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे लिखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। द इनर surface of wall of a small intestine has the millions of tiny finger like projection called villi। देखिए विली भी प्रेजेंट होता है, विली अब जो भी इसका प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं आप यहाँ, तो वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। यानी विली समझिए कि एक तरीके का ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, इस पे स्मॉल ये प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके का कुछ प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब फूड यहाँ से जो जाएगा तो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, फूड को क्या कर लेता है, यहाँ से जो जितना भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये विली के अंदर जो यहाँ पे जो विली नजर आ रही है, ये विली के अंदर क्या पाया जाता है ब्लड। वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, वो जो एनर्जी वहां से जो डाइजेस्ट हो गया डाइजेस्टेड फूड वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन। यानी विली क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्ब फूड गोज इनटू द ब्लड, और एब्जॉर्ब फूड क्या होता है, ब्लड में चला जाता है। अब एसिमिलेशन होगा, जो फूड ब्लड में गया, अब देखिए द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड। अब जो बचा हुआ जो फूड था वो अब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ब्लड में चला गया। अब ब्लड क्या करता है, उसको कैरी करता है, ले जाता है, डिसॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाएगा ब्लड उसको, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी का हर पार्ट तक करीब करीब जाता है। वेयर द फूड इज यूज्ड बाय द सेल, और फिर सेल के द्वारा हमारा फूड जो होगा वो यूज हो जाता है। सेल के द्वारा क्या हो जाता है, फूड यूज हो जाता है। किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए।
अब इजेशन क्या होता है? एसिमिलेशन समझ में आ गया? एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ था, ब्लड में मिक्स हुआ था, वो फूड हमारा सेल जो है यूज कर लेगा एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन किसको बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो फूड हमारे बॉडी में नहीं पचता है फिर हमारे बॉडी से बाहर भी तो हो जाता है, स्टूल यानी टॉयलेट स्टूल, जो भी समझिए आप यहाँ, स्टूल के फॉर्म में जो एनस के जरिए वापस होता है यानी बाहर आता है, उसको इजेशन बोलते हैं या डिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिस्पिरेशन, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। देखिए इस लेक्चर में अभी जो हम लेक्चर ले रहे थे इसमें अलग अलग तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, हम समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर अलग अलग तरीके का माहौल है, कल्चर है यहाँ पर, तो इस तरीके अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम आते रहते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूस रहूं, आपके लिए वीडियो बनाते रहूं, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और ये जो आसपास के डिस्ट्रैक्शन भी बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, फिलहाल ऑल द वेरी बेस्ट।